हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम हिंदी में संधि को लेकर आ गए हैं। इससे पहले मैंने हिंदी वर्णमाला को कवर किया था 2 वीडियो में। यदि आपने हिंदी वर्णमाला नहीं देखी है तो हमारे 2 दिन पहले के वीडियो देख लीजिए, आपको हिंदी वर्णमाला समझ में आ जाएगी। चलिए आज हम संधि पे बात करेंगे। उस संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। तो चलिए आज हम संधि पर बात करने वाले हैं, तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए देख लेते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि है क्या चीज। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है, संधि में जैसे मैं एक संधि लिख रहा हूं, विद्या प्लस के आलय। संधि में क्या होता है कि इसमें संधि के पहले शब्द का बाद वाला वर्ण, संधि के पहले शब्द का बाद वाला वर्ण और अंतिम शब्द के पहले वर्ण से इसका मेल होता है। उसी मेल को, इस मेल में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस के आलय है, इसमें बड़ा आ निकलेगा। यहाँ पर विद्या में यदि हम इसमें मात्रा निकालें तो इसमें बड़ा आ निकलेगा, प्लस के यहाँ पर बड़ा आ होगा। बड़ा आ और बड़ा आ को जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर बड़ा आ ही होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बराबर यहाँ बन जाएगा विद्यालय। जब यहाँ पर बड़ा बनेगा तो यहाँ जो भी विकार होगा और इनसे जो भी स्वर, जो भी मात्रा बनेगी वो आके पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ही यहाँ जुड़ जाता है। तो विद्या प्लस के आलय में क्या है, इसमें यहाँ पर आ निकलेगा, प्लस के यहाँ भी आ निकलेगा। आ प्लस के आ करेंगे तो यहाँ पर बड़ा आ बनेगा और इसको यदि हम संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। यदि हम आपसे पूछेंगे कि विद्या प्लस के आलय या विद्यालय में कौन सी संधि है तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि है। हम आगे बताएंगे। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा कि इसमें दीर्घ संधि कैसे है, क्या कैसे आपने बता दिया कि इसमें दीर्घ संधि है। चलिए हम आगे बताते हैं। चलिए वर्णों के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है। संधि के 3 पार्ट हैं। वर्णों के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सुर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। बस संधि में केवल हमें 3 प्रकार की संधियां पढ़नी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम संधि का पहला भाग पढ़ेंगे जिसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। आज हम केवल इस वीडियो में स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वर संधि
काफी डिटेल में बताएंगे, तो इससे क्या है कि वीडियो काफी बड़ा बन सकता है, इसलिए हम केवल आज स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे। इस व्यंजन संधि पर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप देख सकते हो। इसके बाद एक विसर्ग का भी बनाएंगे, तो हम 3 वीडियो में संधि को पूरा कवर करेंगे। वैसे तो हम संधि एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, लेकिन संधि को अंदर से भी देखना है हमें कि आखिर संधि का मतलब क्या होता है, संधि आखिर कहलाता क्या है, संधि आखिर बनती कैसे है, कैसे पहचाने कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। स्वर संधि के भी 5 पार्ट होते हैं, तो इसके चलो हम आगे देख लेते हैं। तो आज केवल हमें स्वर संधि पर ही बात करनी है, तो हम देख लेते हैं कि स्वर संधि क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हमें स्वर संधि को देखना है कि स्वर संधि आखिर है क्या चीज। तो स्वर संधि को देखते हैं हम सबसे पहले। स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, विकार या परिवर्तन, कुछ भी कह सकते हो आप, विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इसका मतलब यह है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे हम आपको लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया सूर्य प्लस के अस्त। इसमें क्या है कि इसमें पहले शब्द में इसमें स्वर संधि है, और हमें कैसे ज्ञात होता है? स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि हम उसी को कहेंगे जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण में भी स्वर आए, और यहाँ दूसरे शब्द के आदि वर्ण में या हम पहले वर्ण में स्वर आए, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर पहले शब्द में अंतिम वर्ण, यहाँ पर कौन सा स्वर निकल रहा है? तो या में यहाँ पर कौन सा स्वर निकलेगा? आ निकलेगा। तो यहाँ पर आ निकलेगा, प्लस के यहाँ भी आ है। मतलब क्या है? सुर का सुर से मेल स्वर संधि होता है, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ भी स्वर निकलेगा, यहाँ भी स्वर निकलेगा, यहाँ भी स्वर निकलेगा। जब आ प्लस के आ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ। वो बड़ा आ कैसे बनेगा? यहाँ पर दीर्घ संधि है, आगे हम इसके पाठ पढ़ाएंगे। दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। फिर आपको पता चलेगा कि स्वर संधि, इसमें स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर संधि यदि आपका ऑप्शन नहीं मिले तो इसमें वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें आप बता सकते हो इसमें कौन सी संधि है। इसमें दीर्घ संधि है। चलिए आगे आप खुद समझ जाएंगे कि दीर्घ संधि है कि गुण संधि है। इसमें क्या होता है, हमें केवल पहले स्वर संधि को समझना है। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आ निकलेगा, यहाँ पर आ निकलेगा। आप कह सकते हो यहाँ पर आ कैसे निकल सकता है? जैसे हम यहाँ पर बाक कर दें, बाक प्लस के ईस, बाक प्लस के ईस, तो यहाँ पर तो आ नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर आधा का है, आधा का है। हम पहले ही वर्णमाला में हम व्यंजन पढ़ा चुके हैं कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, और हर व्यंजन में
आ स्वर मिला होता है, यहाँ भी यदि का पर हलंत नहीं होता तो यहाँ पर भी आप आ निकाल सकते थे। जैसा कि हमने यहाँ पर या में आ निकाला, इसमें आ निकलेगा, इसमें आ निकलेगा, तो क्या बनेगा, बड़ा आ। इसकी हम संधि बनाएंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, सूर्यास्त। सूर्यास्त, यहाँ जब आ बनेगा तो यह कहाँ जुड़ेगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में जो भी यहाँ पर मात्रा बनेगी वो कहाँ जुड़ेगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो यहाँ पर आ की मात्रा हम जोड़ देंगे, रेफ लगा देंगे, ये तो आ हट जाएगा, अस्त बचेगा, यहाँ पर भी अस्त हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सुर संधि के कितने पार्ट हैं, सुर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं। 5 भागों में बांटा गया है सुर संधि को। यहाँ पर सुर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, तो हम इसके 5 भाग देख लेते हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ गुण वृद्धि, चलिए देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए, तो सुर संधि के 5 पार्ट हैं, या सुर संधि को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके 5 भाग किए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हमें सुर संधि में दीर्घ संधि को देखना है। दीर्घ संधि को हम पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि कैसे है, गुण संधि कैसे है, वृद्धि संधि कैसे है, यण संधि कैसे है, अयादि संधि कैसे है। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ, छोटा आ कोमा छोटी ई कोमा छोटा ऊ के पश्चात यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ सुर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है या इसमें बदल जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनसे मिलकर केवल दीर्घ ही बनता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ये ह्रस्व और दीर्घ क्या है। ह्रस्व क्या है, ह्रस्व मतलब होता है छोटे स्वर, जैसे छोटा है कौमा छोटी है कौमा छोटा है छोटा ऊ है। दीर्घ क्या होता है, दीर्घ होता है बड़ा आ कौमा बड़ी ई कौमा बड़ा ऊ। यदि वह कह रहे हैं ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो इनसे मिलकर दीर्घ ही बनता है। जैसे हम यहाँ समझेंगे, मैंने लिख दिया धर्म प्लस के अर्थ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ निकलेगा, यहाँ पर भी आ निकलेगा, तो इससे इसको मिलाने पर ह्रस्व या ह्रस्व को मिलाएंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। छोटा और छोटा को मिलाओ तो भी बड़ा बनेगा, और बड़ा और छोटा को मिलाओ तो भी बड़ा ही बनेगा, और बड़ा को बनाओ तो भी बड़ा बनेगा। हम कह सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ मिले तो हमेशा इनके मिलने पर क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। तो यहाँ पर धर्म प्लस के अर्थ है तो यहाँ पर छोटा आ निकलेगा, यहाँ पर आ निकलेगा, इनसे मिलने पर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा बड़ा आ। तो इसकी मात्रा को हम क्या करेंगे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हम इसकी मात्रा को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर धर्मार्थ, धर्मार्थ बन जाएगा यहाँ पर। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि छोटा छोटा मिलने पर बड़ा आ बनता है, और बड़ा बड़ा मिलने पर भी बड़ा बनता है, और छोटी छोटी बाड़ी बाड़ी इनको भी मिलाने पर बाड़ी ही बनती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसमें।
पहले हम इसमें तो चलिए हम दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे दीर्घ संधि बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल देखेंगे देव प्लस के अंगना। देव प्लस के अंगना में क्या है, इसमें कैसे हम इसका संधि करेंगे, इसमें कैसे हम देखेंगे। तो चलिए इसमें देव प्लस के अंगना में देखना है, इसकी संधि करना है। तो यहाँ पर आ निकलेगा और यहाँ पर भी आ निकलेगा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, छोटा प्लस की छोटा करेंगे तो हमारा बड़ा प्राप्त हो जाएगा। मतलब हस्व हस्व मिलाएंगे तो दीर्घ बनेगा, और दीर्घ और हस्व मिलाएंगे तब भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ मिलाएंगे तब भी दीर्घ बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर बड़ा प्राप्त हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसकी मात्रा आके इसमें जोड़ देंगे। यहाँ की मात्रा हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, और यहाँ खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इसकी मात्रा यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देवांगना। क्या बनेगा, देवांगना। जैसे आगे भी देख लेते हैं, देव प्लस के आलय, देव प्लस के आलय, इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ भी आ निकलेगा प्लस के, यहाँ पर बड़ा आ निकलेगा, यहाँ हस्व निकला है, यहाँ पर दीर्घ निकला है, तो बराबर में क्या बनेगा, यहाँ दीर्घ बनेगा, यहाँ दीर्घ बनेगा। तो यह मात्रा के कहाँ लग जाएगी, यहाँ पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा, देवालय। क्या बनेगा, देवालय। ऐसे यहाँ पर देव प्लस के आगमन है तो क्या बनेगा, देवागमन। क्या बनेगा, इसका बनेगा देवागमन। परीक्षा प्लस के अर्थ ही, यहाँ पर बड़ा निकलेगा, यहाँ पर छोटा निकलेगा। जब इसको हम मिलाएंगे तो बड़ा ही प्राप्त होगा, तो बड़ा प्राप्त होगा तो यहाँ पर इसकी मात्रा लगाएंगे, यहाँ तो मात्रा लगी है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, परीक्षार्थी हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा, सीमांत हो जाएगा, नवागत हो जाएगा, नवागत हो जाएगा। नवागत कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आ निकलेगा, यहाँ पर बड़ा निकलेगा। जब हस्व और दीर्घ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। इसकी मात्रा आगे कहाँ जुड़ जाएगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, तो क्या बनेगा, बढ़ा की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो नवागत बनेगा। ये तो खत्म ही हो जाएगा, इस वक्त क्या बनेगा, नवागत बनेगा। चलिए तो हम कुछ छोटी और बड़ी और छोटा और बड़ों के देख लेते हैं। अभी हमने आ देखे, आ वाले देखे, जैसे आ प्लस के मैंने बड़ा किया तो फिर भी बड़ा बना, और बड़ा आ प्लस के छोटा आ तो भी बड़ा आ ही बनेगा, और बड़ा आ प्लस के बड़ा आ करेंगे तब भी बड़ा आ बनेगा। मतलब क्या है कि हस्व या दीर्घ को मिलान करने पर के मेल को हमेशा दीर्घ ही बनाना है। यहाँ पर जैसे छोटा है और बड़ा है, यदि छोटी ई और बड़ी ई का मेल करेंगे तो यहाँ पर हमें बड़ी ई ही प्राप्त होगी। यदि पहले शब्द में बड़ी ई मिल जाए, यहाँ छोटी ई मिले तो यहाँ भी बड़ी ई ही बनेगी। यहाँ पर यदि बड़ी ई प्लस के यहाँ पर बड़ी ई ही मिले तो यहाँ पर भी दीर्घ ही बनेगी। तो ई का जब छोटी या बड़ी से हम मेल करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ ही बनता है। चलिए ई वाले केवल 2 एग्जाम्पल पर बात करेंगे हम। जैसे यहाँ पर लिखा है रवि प्लस के इंद्र, रवि प्लस के इंद्र, तो इसमें क्या है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा निकली, यहाँ पर छोटी ई ही निकली। जब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई, और बड़ी ई जो मात्रा है यहाँ कहाँ आ जाएगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा रविंद्र। क्या बन जाएगा, रविंद्र। ऐसे यहाँ कवि है और इंद्र है तो इसका क्या बनेगा, कविंद्र, कविंद्र। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, यह तो मैंने छोटी और बड़ी से संबंधित देख लिए। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने छोटा ऊ और बड़ा ऊ से लिए हैं। जैसे छोटा ऊ पहले शब्द में, दूसरे शब्द में बड़ा ऊ मिलेगा तो यहाँ पर बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा, और यहाँ पर यदि
छोटा बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा, तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ मिलेगा। यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ मिले, फिर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। हम कह सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ मिलने पर हमेशा दीर्घ ही बनाना है आपको। यहाँ पर है वधु प्लस के उपकार, यहाँ पर है वधु प्लस के उपकार, तो यहाँ पर क्या निकला छोटा ऊ, तो यहाँ भी छोटा ऊ ही निकलेगा। तो मिलके क्या बनेगा, मिलके बनेगा बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो क्या होगा यहाँ पर वधूपकार, क्या होगा वधूपकार। ऐसे ही साधुर्जा में देख लीजिए, साधु प्लस की ऊर्जा, तो कैसा बनेगा, बड़ाऊ की मात्रा यहाँ बनेगी, तो साधुर्जा, क्या बनेगा साधुर्जा। दीर्घ संधि में बस सब यही है, छोटा और बड़ा देखना है, छोटी और बड़ी, वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि छोटा और बड़ा में इसमें छोटी और बड़ी नहीं आ सकती। यदि इस साइड छोटी है तो इस साइड भी छोटी या बड़ी होगी, इस साइड बड़ी या छोटी है तो इस साइड भी बड़ी और छोटी ही होगी। छोटा ऊ इस साइड है तो इतना भी छोटा और बड़ा होगा, छोटा बड़ा इस साइड है तो छोटे बड़ा इस साइड हो गए, तभी हम दीर्घ संधि कह पाएंगे उसको। इसमें यही नियम है दीर्घ संधि में।